अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको FDE फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कनेक्टेड क्लासरूम में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी स्क्रीन पे मौजूद हूँ। हम चैप्टर 11 केमिस्ट्री 9th ग्रेड कंटिन्यू करेंगे आज, जिसके मज़ीद 2-3 टॉपिक आपके सामने रखे हैं जो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है और कौन से कैटलिस्ट जो है एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पे काम करते हैं, और ये कैसे उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जितना ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का यूनिट है, इसमें हम बेसिकली इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे कि जनरेट कैसे होती हैं, इनकी काजेज़ क्या हैं और इफ़ेक्ट्स क्या हैं। आज के लेक्चर में हमने ये सीखना है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। कुछ हम डिस्कस करेंगे कि हम उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए कि अपने माहौल को इंसान दोस्त बनाया जा सके। उसके बाद स्ट्रेटजीज टू सोल्व एसिड रेन। अब जो एसिड रेन का मसला होता है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी गैसेस हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम पिक्टोरियल जो स्लाइड व्यू होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी गैसेस हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से। ये बेसिकली एक पिक्टोरियल व्यू होगा जिसको आप स्टूडेंट्स ने इमेजिनेशन करना है कि ये गैसेस माहौल में अगर ना जाएं तो क्या इनका आउटपुट जो माहौल में था वो रिड्यूस हो सकता है, हमारा इन्वायरमेंट साफ़ हो सकता है। तो चलते हैं ज़रा पहले टॉपिक के ऊपर, कैटालिटिक कन्वर्टर। इसकी डेफिनीशन और जो गैसेस हैं वो हम देखेंगे कि उनको ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी डायग्राम को भी हम ज़ेर नज़र रखते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैटालिटिक कन्वर्टर। अच्छा, कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं? दीज आर डिवाइसेस। इसकी पहले मैं डेफिनीशन लिख देता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दीज आर डिवाइसेस that are used in car exhaust system to convert harmful substances टू लेस हार्मफुल। ये भी हार्मफुल होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने के जो एग्जॉस्ट सिस्टम से गैसेस आ रही होती हैं। टू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इन जो मैंने लिखी है डिवाइसेस, इनको हम क्या कहेंगे? कैटालिटिक कन्वर्टर। अब जो ये चीज़ें कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं वो भी हम ज़रा देख लेते हैं। कैटलिस्ट कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं और कैटलिस्ट होता क्या है। इसमें सबसे पहले अब यूज़ कर सकते हैं प्लाटिनम को यूज़ कर सकते हैं, प्लेडियम को यूज़ कर सकते हैं या फिर रोडियम को यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये असेंबल मैंने डाले हैं प्लाटिनम PD प्लेडियम और RD रोडियम। ये बेसिकली एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। और कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करते हैं और केमिकली कभी भी उस रिएक्शन में इन्वॉल्व, उन रिएक्टेंट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को ये चेंज नहीं करते। जस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को फिजिबल बनाते हैं। जो टाइम स्केजुअल होता है अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, रिएक्शन को आसान बनाते हैं। अब ज़रा देखते हैं हम इनके रिएक्शंस के ऊपर। तो यहाँ पे हम रिएक्शंस को आगे लेके चलते हैं कि ये बेसिकली रिएक्शंस पे जाने से पहले हम देखते हैं कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो कौन से हो सकते हैं।
रिएक्शन पे जाने से पहले हम बात करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस, इसको ज़रा मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। होप्स हो कि ये जो स्लाइड है आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यहाँ पे एक हम बनाते हैं कार। ये कार आपको ठीक है, ये यहाँ पे हमने एक कार ड्रा की, ये टायर आ गए इसके, एक टायर यहाँ पे आ गया और इसका यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम होगा जिसको हम यहाँ पे, ये इसका इंजन हो गया। यहाँ पे इंजन से क्या होगा कि यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम जा रहा होगा यहाँ पे, ठीक हो गया। ये इसका एग्जॉस्ट है जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस आउट हो रही हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दीज आर एग्जॉस्ट गैसेस। एग्जॉस्ट अच्छा, एग्जॉस्ट गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। उसके बाद नंबर 2 अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, NOx। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। इसका क्या मतलब हुआ, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाज़ औक़ात ना गाड़ी से आपको आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे गाड़ी चल रही होती है तो इस तरफ आवाज़ आती है जैसे पिस्टल का फायर आ रहा है, ठक ठक की आवाज़ें इतने ज़ोर से आती हैं। वो क्या होता है, नॉकिंग हो रही होती है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉकिंग। उसमें क्या होता है कि जो पेट्रोल होता है वो कंप्लीट कंबस्ट नहीं करता, जलता नहीं है, विदाउट कंबस्शन वो रिलीज़ हो रहा होता है। उसको हम क्या कहते हैं, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। अब जब हम कैटलिस्ट लगा देते हैं, ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं वो इन सारे सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसको ज़रा हम देखें, अगर हम गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम, ये एग्जॉस्ट सिस्टम है, यहाँ से गैसेस आ रही हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं। यहाँ पे गैसेस आ रही हैं और ये क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर है। ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ रहे हैं और हाइड्रोकार्बन्स आ रहे हैं। ये जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो कन्वर्ट होके किस में, यहाँ से जब आउट होंगे तो ये यहाँ पे आपने देखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर इनकी हम इक्वेशंस लिखते हैं तो सबसे पहले CO, अगर हम इसको कैटलिस्ट देते हैं प्लाटिनम, प्लेडियम या राहुडियम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 के अंदर, कैटालिटिक कन्वर्टर। उसके बाद अगर हम बात करें NOx की, इसको भी हम कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्लाटिनम, प्लेडियम या राहुडियम के अंदर जो इस कैटलिस्ट होगा वो इसको कन्वर्ट करेगा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम क्या लिखते हैं, HCS। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रो एंड C स्टैंड्स फॉर कार्बन और स्मॉल s जो लिखा हुआ है दिस इज कार्बन्स, प्लूरल हाइड्रोकार्बन्स। और ये भी क्या हो जाएगा, प्लाटिनम, प्लेडियम और उसके बाद राहुडियम। अब यहाँ से क्या जनरेट होगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये जो था कि हम गैसेस जो गाड़ियों से निकलता है धुआं, उसके अंदर तरह तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। उनको हम ठीक करने के लिए गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर ये कन्वर्टर लगा सकते हैं, और कुछ गाड़ियाँ आई भी हैं जहाँ पे ये कन्वर्टर मौजूद हैं। तो वो क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर देते हैं लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर। इसको ज़रा हम डायग्राम से देखें, उसको भी आप ज़रा नोट डाउन करें। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये आपके सामने है कि यहाँ से इस साइड से जो गैसेस आ रही हैं ये आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये जो यहाँ से गैसेस आ रही हैं ये क्या है, ये लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगी। फर्स्ट यहाँ पे आपको ये लगा हुआ है फ़िल्टर के तौर पे, आपको जाली सी नज़र आ रही है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं। यहाँ से जो गैसेस आती हैं ये उनको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडाइज रिड्यूस करके। दो प्रोसेस यहाँ पे बताए गए हैं। ये एक लंबी चौड़ी तफसील है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ये भी आपने लेक्चर्स के अंदर सीखा होगा ऑक्सीडेशन कैसी होती है और रिडक्शन कैसी होती है। क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। और ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे आ रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी वो कार्बन डाई में जा रही है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में जा रहा है, जो हाइड्रोकार्बन थे वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, जिससे क्या हो सकता है कि पॉल्यूशन में कमी आ सकती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं कुछ हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हमने क्या करना है, अपने माहौल को ठीक करने की कोशिश करनी है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं ज़रा स्ट्रेटजीज़। टू रिड्यूस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये थोड़ा सा आप इसको समझ लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम मूव करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, हमने कौन सी ऐसे तरीके अपनाने हैं जिससे हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा जो दूसरा टॉपिक है, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी प्लानिंग जिससे हम इन एनवायरमेंटल पोल्यूशंस को कम कर सकें और अपने माहौल को बेहतर बना सकें। सबसे पहला जो है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन, उस पर हम बात करेंगे। क्लाइमेट अच्छा, क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन क्या होता है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्लाइमेट बेसिकली आबो हवा, मौसम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट हमारा कैसे चेंज हो रहा है। माइग्रेट हम इसको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्लाइमेट बेसिकली आजकल जो हमारा मौसम है वो प्रीवियस अगर देखा जाए तो उससे काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। जैसे पुराने वक्तों में बात की जाए तो बारिश जो होती थी, जैसे सावन का महीना है तो 3-3 4-4 दिन 7-7 दिन बारिश होती रहती थी। उसका एक टाइम पीरियड होता था। जैसे पाकिस्तान जो है वो मानसून आबो हवा का हिस्सा है, तो इसमें सावन में ज़्यादा बारिशें होती हैं एक ख़ास स्पेल के अंदर, और उसका टाइम पीरियड भी होता था। लेकिन अब जो है वो चीज़ चेंज हो चुकी है। गर्मियाँ जब पड़ती हैं तो टम्परेचर इस दफ़ा इस्लामाबाद में 50 डिग्री सेल्सियस को अप्रोच कर रहा था। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, क्योंकि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द पहाड़ी इलाका है, मरी है, मरगला हिल्स हैं, तो इसका टम्परेचर जो है वो मतदिल रहता था एक ख़ास हद तक अप्रोच। इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता था, इतना सर्द भी नहीं होता था कि दरमियाना। अब जो हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हम जो बात करेंगे, पहला इसका पॉइंट, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी।
ट्रांजिशन मीन कि हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो सारे का सारा फॉसल फ्यूल्स हैं जिनको रीन्यू करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इनको हम ये कह सकते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। मीन कि आपने अगर इसको इस्तेमाल किया तो क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा इसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहेंगे, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम विंड एनर्जी की बात कर सकते हैं। विंड एनर्जी जैसे वो इलाके जहाँ पे हवाएं तेज़ चलती हैं, उन हवाओं को यूज़ करके हम बिजली बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम बिजली जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनाएं, फ्यूल से बनाएं। तो क्या होगा, जब फ्यूल की कंबस्शन होगी या पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उनसे उनकी कंबस्शन या यूरेनियम से हम बनाएंगे तो जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसमें तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं जो आपके एनवायरनमेंट को पल्यूट करेंगे। उसके बाद विंड एनर्जी के साथ साथ आप क्या करेंगे, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर आप क्या कर सकते हैं, पानी की मदद से पानी की एनर्जी को यूज़ करके डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पानी से हम बिजली बना सकते हैं टरबाइन को घुमा के। अब टरबाइन को घुमा के ज़रूरी नहीं है आप बिजली बना सकते हैं, आप कोई और काम कर सकते हैं। जैसे पुराने वक्तों में जो चक्की होती थी जिससे लोग अपना दाने जो थे वो पिसाई करते थे, उसको पुराने वक्तों में एक नाम लिया जाता है जंदर का। तो वो जो पुराने लोग थे वो चक्की पीसा करते थे पानी के ज़रिए। ऐसे जगहों पे वो लगाए जाते, बड़ा सा पत्थर होता था, उसके नीचे क्या होता था कि वो पानी जब चलता था स्पीड के साथ तो उस चक्की को घुमाता था। अच्छा, अब वो पानी की जो एनर्जी है उससे वो काम लिया जा रहा है, बजाय इसके कि आजकल की जो चक्कियाँ हैं, जो मिल्स लगी हुई हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, या तो बिजली इस्तेमाल होती है या क्या होता है, फ्यूल इस्तेमाल होता है। इस केसेस में क्या होगा कि कंबस्चन से जो गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट गैसेस आपके माहौल में जाके आपके माहौल को पोल्यूट कर सकती हैं। उसके बाद आप सोलर यूज़ कर सकते हैं घरों में। अगर आपने क्या करना है, सोलर सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो ज़्यादातर घरों में बिजली की शॉर्टेज की वजह से हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सन एनर्जी को इस्तेमाल करके घरों में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी क्या हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा करने के लिए हमें शिफ्ट करना चाहिए किस तरफ, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ, ताकि हमारा माहौल जो है वो साफ़ सुथरा रहे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी, इसी का जो बी पार्ट है, अच्छा एनर्जी एफिशिएंसी में हम क्या बात कर सकते हैं कि आपने ऐसी डिवाइसेस यूज़ करनी है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है, टेक्नोलॉजीज़ दैट आर efficient, that use maximum amount of फ्यूल। अगर ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो आप यूज़ करें कि उसमें आप फ्यूल जो यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप फ्यूल को कम से कम यूज़ करें। अगर आप फ्यूल फिर भी यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी होनी चाहिए जो कि एग्जॉस्ट गैसेस कम से कम लाएं या फिर उनको कन्वर्ट करके माहौल के अंदर लेके आएँ। जैसे मैंने अभी एक कैटालिटिक कन्वर्टर की बात की है, तो ऐसी डिवाइसेस, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की बात करें आप। अगर आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्यूल को मैक्सिमम अमाउंट में पहले तो यूज़ करें और एग्जॉस्ट से अनबर्न फ्यूल रिलीज़ ना करें, और इस फ्यूल को एंड कन्वर्ट harmful gases into less harmful gases।
ठीक है। तो अगर आप फ्यूल को यूज़ करते हैं तो ये होना चाहिए कि आपकी टेक्नोलॉजीज़ इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए कि वो माहौल में गैसेस को रिलीज़ कम से कम करेंगे। उसके बाद रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। अब जो रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड की भी हमने बात की थी कि उसको कार्बन मोनो से कार्बन डाई में कन्वर्ट करें, लेकिन ये भी हार्मफुल है। कार्बन मोनो ज़्यादा है, कार्बन डाई लेस है। रिड्यूस CO reduce emission of CO2 sorry emission of CO2। अब अगर हम CO2 कहाँ से रिलीज़ होती है, एक तो आप घर में जो कंबस्शन करते हैं कोशिश करें कि ज़रूरत हो तो आप बर्निंग प्रोसेस करें, ज़रूरत नहीं है तो खामखा कूड़ा करकट बाहर फेंक उसको आग ना लगाएं। अगर तो गाड़ियां हैं तो गाड़ियों के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि फ्यूल कम से कम इस्तेमाल करे। और ये किस पे होनी चाहिए, बैटरीज़ के ऊपर। बैटरीज़ मीन के वो फ्यूल यूज़ नहीं करेगी, बैटरी के ऊपर चल रही है, और उससे क्या होगा कि कंबस्शन नहीं होगी, गैसेस एग्जॉस्ट के तौर पे नहीं निकलेंगी। आजकल जो इस्लामाबाद में ये बसें चल रही हैं मेट्रो और ये ग्रीन बस जो है ये बैटरीज़ के ऊपर चलती हैं। इससे क्या होगा कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब ये हुआ कि ये गैसेस को रिलीज़ नहीं करती हैं। अगर गैसेस रिलीज़ नहीं करेंगी तो आपका इन्वायरमेंट जो है वो क्या होगा, साफ़ सुथरा होगा। उसके बाद अगर आपने करीब जाना है तो बजाय इसके हम मोटर बाइक या गाड़ी को इस्तेमाल करें पर्सनली अलग अलग, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वॉकिंग को अपनाएं। करीब जाना है, इस तरह से आपकी सेहत भी बनेगी और फ्यूल का ख़र्चा भी बचेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, साइकिलिंग। आप क्या कर सकते हैं, साइकिल का इस्तेमाल जो है वो हमारे मुल्क के अंदर दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जिससे फ्यूल की कंजप्शन ज़्यादा है और हमारे लोगों के यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ भी फैल रही हैं, क्योंकि हमने जो वॉकिंग और साइकिलिंग या एक्सरसाइज है उसको छोड़ा हुआ है। उससे क्या होगा कि हम हर बंदे के पास अपनी गाड़ी है, बाइक है, वो पेट्रोल यूज़ करेगा, फ्यूल की कंजप्शन भी होगी और आपका माहौल भी उसी तरह उसी रेशो के साथ पलूट होता जाएगा अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट है, अब ज़रा इन चीज़ों को हम एक नज़र पिक्चर के साथ देख सकते हैं और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट एफोरेस्टेशन एंड डीफोरेस्टेशन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे है क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, विंड, सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल एनर्जी कैन हेल्प टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया है कि आप सोलर पावर को यूज़ करें, जिसमें सन एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं। विंड पावर, आप हवा की एनर्जी को इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। हाइड्रो पावर, पानी की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करके आप बिजली बना सकते हैं। टाइडल वेव्स, जो पानी की लहरें ड्यू टू द मून पुल, मून की ग्रेविटेशन की वजह से लहरें जो हैं वो ऊपर नीचे मूव करती हैं, इसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जियो थर्मल पावर को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि इसमें जो फ्यूल की कंजप्शन होगी वो ना होने के बराबर होगी और आपका एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी, ऐसी आप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे जिससे आपका जो माहौल है उसमें गैसेस का एमिशन कम से कम होगा। एनर्जी इलेक्ट्रिकल, सोलर है, विंड पावर से है। आप क्या कर रहे हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको आप मीथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, मोबिलिटी। अब ये है कि इस जो आप बिजली बना रहे हैं, क्या है कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन एक स्लाइड में है कि हम फ्यूल की जगह जो हमारा फ्यूल है उसकी जगह हम मूव कर रहे हैं, ट्रांजिशन टू हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ मूव करें। अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ मूव करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको एरर नज़र आ रहा है कि ये गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है इसमें कार्बन कंटेंट ना होने के बराबर होता है, ज़ीरो। जब कार्बन कंटेंट नहीं होगा तो कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल से सिर्फ हाइड्रोजन के ऑक्साइड जनरेट होंगे जो माहौल के लिए फ्रेंडली हैं।
तो ये स्लाइड भी आपके सामने है, जिससे आप ऐसे मेथड यूज़ कर सकते हैं जो एफिशिएंट हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो कि एफिशिएंट हैं। उसके बाद रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड शॉर्ट कट जर्नीज़ एंड योर राइड एज कारपूल। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर के करीब या किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं तो बजाय अपनी गाड़ी निकालने के आप क्या कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, गाड़ी को इस्तेमाल ना करें। एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स एंड अवॉइड शॉर्ट डिस्टेंस बाय प्लेन आजकल आसानी के लिए लोग प्लेन का सफ़र इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाहौर कराची जाना है इसके लिए आप ट्रेन का सफ़र कर लें या किसी और बस का सफ़र कर लें। उसके बाद क्या है, क्योंकि जो फ्यूल है एयरप्लेन का वो एक्सपेंसिव होता है। अब उसके बाद है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कीप योर कार वेल ट्यून। आप अपनी कार अगर है ज़रूरी है तो आप अपनी कार को, अपने इंजन को ट्यून रखें। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर वो एग्ज़ास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह का धुआं रिलीज़ कर रही है तो आप अपने एग्ज़ास्ट सिस्टम को चेक करवाएं। अवॉइड पीक टाइम ट्रैवल टाइम, जब जैसे स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी हो रही है तो आप गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, क्योंकि गाड़ियों की लाइन लगी होती है, वो एग्ज़ास्ट माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पीक पे जा रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एफोरेस्टेशन एंड रीफोरेस्टेशन। अब टाइम को देखते हुए इसी के ऊपर बात करेंगे। एफोरेस्टेशन एंड रीफोरेस्टेशन आपको डायग्राम से नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले फॉरेस्ट कट और बर्न पास्ट। पुराने वक्तों में क्या होता था, अभी भी जैसे हम पौधों को काट देते हैं, जंगलात को ख़त्म कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी सहूलत के लिए सोसाइटीज़ बना रहे हैं। सोसाइटीज़ के लिए हम अपने रहन सहन के लिए तो मकान बना रहे हैं या दूसरे पर्पज़। उससे क्या होता है कि आपका जो ग्रीनरी है वो ड्राई डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ड्राई ड्राफ्ट बंजर ज़मीनें हो जाती हैं। इसको आपने कन्वर्ट करना है रीफोरेस्टेशन, दोबारा से आपने जंगलात उगाने हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होता है कि जहाँ पे जंगलात नहीं है वहाँ पे भी आप पौधे लगाएं, प्लांटेशन करें। ठीक है, तो आप बुक को सामने रखें, मैं अब बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, यहीं से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि टाइम को भी हमने मैनेज करना है और टॉपिक को कंप्लीट करना है। ये पौधे लगाने का मकसद क्या है कि आपके माहौल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है, मौजूद होती है। अब पौधे क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का अमल करेंगे और जो है O2 रिलीज़ कर देंगे। अगर आप पौधे नहीं लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माहौल के अंदर होगी और पोल्यूशन काज करेगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है सस्टेनेबल लैंड यूज़, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिड्यूस। जो 2 पॉइंट है यहाँ पे, सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ज़मीन का इस्तेमाल पायदारी से कैसे हो सकता है, पायदारी मीन कि आपके माहौल के लिए कैसे बेहतर रहेगा। सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के आप खेती बाड़ी पायदारी से कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि आप जब खेती बाड़ी करेंगे तो सबसे पहले आप यूजिंग नेचुरल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। जैसे गांव के अंदर होता है, जानवरों का गोबर जो होता है उसको ड्राई करके एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। पुराने वक्तों में एक थ्योरी भी है फर्टिलाइज़र के हवाले से, बुलर थ्योरी को आप पढ़ेंगे तो पुराने वक्तों में ये था कि आप सिर्फ जानवरों से क्या कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल से फर्टिलाइज़र यूरिया ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई इसका रास्ता नहीं था। उसके बाद क्या था कि नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग यूज फॉर इरिगेशन, पानी इस्तेमाल करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 है रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। आजकल हमारे फसलों के ऊपर सत्यानाश हुआ पड़ा है कि हम ज़रा सी कोई वो जड़ी बूटी आ जाती है तो उसके ऊपर कीड़े मार स्प्रे करते हैं या जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए स्प्रे करते हैं। ये केमिकल्स जो होते हैं सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। फसल तो चलना शुरू हो जाती है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं आते हैं। तो आपने क्या करना है, कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ करने हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग नो टिल फार्मिंग, जब तक आपकी जो ज़मीन है तैयार नहीं हो जाती उस फसल के लिए, आपने क्या करना है कि अपने जो मेथड्स हैं उनको चेंज करते जाना है, इम्प्लीमेंट करते जाना है। नेक्स्ट रोटेटिंग क्रॉप्स, साल भर आप एक ही फसल को ना बोएं, रोटेट करें।
पहले 6 महीनों में एक फसल काश्त करें, दूसरों में दूसरी करें, तीसरी करें। इससे क्या होगा कि ज़मीन की जो सोयल टेक्सचर है वो ख़राब नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 है रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। अब इसका फ़ायदा क्या है, उससे पहले कि अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इम्प्रूव क्रॉप यील्ड्स, रिड्यूस कॉस्ट, प्रिवेंट्स पोल्यूशन, इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ, encourage biodiversity, respect the environment, ensures animal welfare, save energy, improve food production with less waste। ये जब ये चीज़ें आप करेंगे तो आपकी सारे, आपको ये तो कुछ फ़ायदे मैंने लिखे हैं। सबसे पहले इंसान की सेहत है। आप अगर अच्छी खुराक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी बनेगी। केमिकल्स वाली हम आज जो इस्तेमाल करते हैं वो आपके सामने है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले जाने से पहले हम जो है एक बात करेंगे जो एसिड रेन है, उस पे बात कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। एसिड रेन से पहले 2 चीज़ें हमने बात करनी है। मूव टू लो कार्बन इकोनॉमी। जैसे मैंने आपसे बात की थी, पॉइंट नंबर है यहाँ पे 4, मूव टू लो कार्बन इकोनॉमी। अच्छा, हमने माइशत को भी चलाना है, उसके लिए हमें इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो हमने क्या करना है कि ऐसी सूरत-ए-हाल बनानी है कि क्या हो कि उसमें कार्बन कंटेंट कम से कम हो। क्या हम ऐसा फ्यूल लेके आएँ जिसमें क्या हो, कार्बन का कंटेंट, कार्बन तो मौजूद होता है, हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, हम इस फ्यूल को ट्रांजिट करें। जैसे आपका पॉइंट पहला लिखा हुआ है, ट्रांजिशन टू हाइड्रोजन फ्यूल। पहला पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है, ट्रांजिशन टू हाइड्रोजन इकोनॉमी। फ्यूल को हम कन्वर्ट करें ऐसे फ्यूल के अंदर जिसमें क्या हो, कार्बन का कंटेंट कम से कम हो जाए और हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब हम इसकी कंबस्शन करेंगे ऐसे फ्यूल की, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स जनरेट होंगे और कार्बन के ऑक्साइड्स क्या होंगे, कम से कम जनरेट होंगे। उसके बाद सर्कुलर इकोनॉमी है, इसी के साथ पॉइंट ए है, और उसके साथ ये जो था ट्रांजिशन टू हाइड्रोजन इकोनॉमी, कि हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जिसमें इकोनॉमी भी ठीक रहे और आपका माहौल भी साफ़ सुथरा रहे। उसके साथ पॉइंट नंबर बी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पॉइंट नंबर बी है कि सर्कुलर इकोनॉमी, कि हम ऐसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें कि जो रिसाइकल हों। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट पे है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड पॉलिटिक्स। इसके ऊपर भी हम देखते हैं ज़रा, मैं एक नज़र देख लेता हूँ। स्लाइड्स तो मेरे पास थी, हाँ। ये जो अभी मैंने बात की है, मूव टू लो कार्बन इकोनॉमी, ट्रांजिशन टू हाइड्रोजन इकोनॉमी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। जैसे मैंने आप अभी बात की थी कि हाइड्रोजन जो हम पहले फ्यूल इस्तेमाल करते थे उसमें कार्बन भी शामिल था और हाइड्रोजन भी शामिल था, लेकिन हमने जो फोकस करना है वो ऐसे फ्यूल के ऊपर फोकस करना है जिसमें हाइड्रोजन शामिल हो। H2 हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्यूल के अंदर लेके आएँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, हाइड्रोजन व्हीकल, सिंथेटिक फ्यूल। सिंथेटिक फ्यूल का क्या मतलब होगा कि ये हम सिंथेसाइज़ कर सकते हैं लैब्स के अंदर, जो हम खुद बनाएंगे। ये सारी चीज़ें, फिर इन सारी चीज़ों के अंदर हम फ्यूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल। अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल्स को लेके आते हैं मार्केट के अंदर तो पॉल्यूशन में खातिर खा कमी हो सकती है। वैसे मैंने आपको रिएक्शन में बताया, जब इसकी कंबस्शन होगी तो कार्बन का कंटेंट अगर मौजूद भी है तो लेस अमाउंट में होगा और हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स ज़्यादा जनरेट होंगे। ठीक है। उसके बाद सर्कुलर जो इकोनॉमी है उसमें मैंने बात की कि ये जो आप यूज़ करेंगे इसमें क्या होगा कि रिसाइकल चीज़ें होनी चाहिए जो भी आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड पॉलिटिक्स सबसे पहला जो है वो पेरिस एग्रीमेंट है।
पॉलिसी सपोर्ट। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में बैठ के क्लाइमेट के ऊपर बात करते हैं और पॉलिसीज़ को डेवलप करते हैं कि आइंदा का हमारा लाए अमल ये होना चाहिए कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है और जो इंसान है वो तरह तरह की जो बीमारियों में मुबतला हैं, इसको कम करने के लिए हमारी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। हमने अपनी ज़मीन, अपने माहौल को ठीक करना है। तो सबसे पहले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में इन्होंने एक बात की थी कि लिमिट द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज टू लेस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, कि हमने क्या करना है कि सालाना 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा हमने नीचे की तरफ टेम्परेचर लाना है। वो कैसे लाएंगे, ये उनकी प्लानिंग थी कि हम फ्यूल जो है या ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कम से कम जाएं, जो ग्रीन हाउस एमिशन हो वो कम से कम हो। उसके बाद इन्हेंस रेजिलियंस एंड एडाप्टेशन टू क्लाइमेट इम्पैक्ट सर्टन टू अकर, हम अपने क्लाइमेट को चेंज करने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें, स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ। उसके बाद अलाइन फाइनेंशियल फ्लोज इन द वर्ल्ड विद दीज ऑब्जेक्टिव्स, हमने क्या करना है कि ऐसी कौमें जिनके पास फाइनेंशियल एड नहीं है उनको फाइनेंशियल एड दें, और ताकि उनके साथ भी हम बातचीत करके उनके जो माहौल इश्यूज़ हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रेटजीज़ टू सोल्व एसिड रेन। अब टाइम बिल्कुल शार्ट हुआ है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। एसिड रेन के ऊपर हम बहुत तफसीली बात कर चुके हैं कि एसिड रेन क्या होती है, कैसे बनती है। एक डायग्राम से आप पूरा लेक्चर इस पे हमने पढ़ा था। सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और डिफरेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड भी माहौल में होती है, और ये जो बादल हैं इनके साथ रिएक्ट करके दोबारा से क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ एसिड ज़मीन की तरफ आते हैं। इस एसिड को क्या हम कम कर सकते हैं, एसिड रेन रिड्यूस हो जाए या बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाए, तो सबसे पहले है आप इन गैसेस को कंट्रोल करें, ऐसे सिस्टम लगाएं। इंडस्ट्रीज़ तो बंद नहीं हो सकती, जो गैस एमिशन होगा उसमें आप स्टूडेंट्स कल कौम का आप सरमाया हैं, आपने आज सीखना है, कल वक्त इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप अभी अच्छा सीखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी 100 दिमाग हैं तो 100 दिमागों में से एक के अंदर आइडिया आ सकता है कि हम अभी साथ साथ डिफरेंट स्कूल्स के अंदर ना प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तो ज़्यादातर वो एनवायरनमेंट इश्यूज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि हम इन 2 गैसेस या 3 गैसेस को कंट्रोल, इंडस्ट्रीज़ तो नहीं बंद कर सकते, गैसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे, इनको इन गैसेस को खाम, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर की बात हुई, हार्मफुल से, इसी तरह कोई ऐसा कन्वर्टर यहाँ पे आ सकता है जो इन गैसेस को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो इससे हम जाते हैं आगे। ये मैंने एक डायग्राम आपके सामने रखी है जो आपके बुक पे तो नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि SO2 एंड फ्लू गैसेस इन, सबसे पहले है फ्लू गैसेस डीसल्फराइजेशन, कि आप जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो एमिट हो रही हैं उसमें सल्फ़र कंटेंट को डी कर दें। डी करने का मतलब है कि माइनस कर दें, ख़त्म कर दें। उसके लिए आपको ऐसा सेटअप लगाना पड़ेगा जो यहाँ से गैसेस को ख़त्म करे। यहाँ से जैसे फ्लू गैसेस हैं उसमें सल्फ़र मौजूद है, ये SO2 एंड फ्लू गैसेस इन यहाँ से आ रही हैं। उसके बाद यहाँ से ये मॉइस्चर सेपरेटर, मिस्ट एलिमिनेटर्स, परफोरेटेड सेपरेट लेवल, गैस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रे, यहाँ पे इन गैसेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे रीसर्कुलेशन पंप, यहाँ से गैसेस दोबारा से वापस जाके क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन जोन और ऑक्सीडेशन एयर सप्लाई, यहाँ से दोबारा इनकी सेपरेशन होती है। सेपरेशन मीन आप इसको डिस्टिलेशन, ये फ़िल्टर होना, साफ़ होना शुरू हो जाती हैं, और यहाँ से क्लीन फ्लू गैस आउट, यहाँ से जो सल्फ़र कंटेंट है उसको रिड्यूस मिनिमाइज़ कर दिया जाता है। और यहाँ से जो आउट, ये आप इसको नेट से भी देख सकते हैं। और इसके ऊपर ये जस्ट आपको बताने का मकसद क्या था कि इससे हम जो सल्फ़र गैस है उसको डीसल्फराइज़ कैसे कर सकते हैं फ्रॉम फ्लू गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस से। उसके बाद लास्ट पे है लो सल्फ़र फ्यूल, ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करें जिसमें सल्फ़र का कंटेंट कम से कम हो। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसको ये हैंड ओवर करना चाहिए कि फ्यूल्स के ऊपर जो उसकी क्वालिटी है उसको भी चेक करना चाहिए कि इसके जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है। अगर तो इसमें ऐसी कंपोजिशन मौजूद है जो कि माहौल के लिए ठीक नहीं है तो उसको रिप्लेस करना चाहिए, जिसमें सल्फ़र का कंटेंट कम से कम होना चाहिए।
उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल लास्ट का है, जो आप कैटालिटिक कन्वर्टर व्हीकल में यूज़ करके जो सल्फ़र का कंटेंट या ऐसी गैसेज जो कि एसिड रेन का बायस बनती हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये मैंने लेक्चर के शुरू में ये बताया था कि कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये आज का लेक्चर जो था वो थ्योरेटिकल बेस था, तो इसको मैंने पिक्टोरियल व्यू से आपके सामने रखा। होप्स हो कि आप बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको इसे यही कहता हूँ कि आप अपने नोट के बुक के ऊपर भी क्वेश्चन नोट किया करें, जो मैं बता रहा होता हूँ नोटबुक के ऊपर हिंट वगैरह लिखा करें। ये जो चीज़ें होती हैं जब आप अपने हाथ से चीज़ों को लिखते हैं तो वो आपको चीज़ें याद रहती हैं। आज का लेक्चर बेस कर रहा था चैप्टर 11, जिसमें हमने जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर बात की कि उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और एसिड रेन को कैसे कम कर सकते हैं, और जो गाड़ियों से हार्मफुल स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उसको हम कैसे लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कल जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।